भाग 7। मित्रों, बहुत ही रोचक कथा है और रोचक बनती जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। चलिए देर ना करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। फिर वह घूम घूम कर हर चीज की पड़ताल करने लगा। घूमते घूमते शस्त्रागार की तरफ आया तो देखा कि वहां प्रचंड आग लगी हुई थी। लपटें निकल रही थी और धुआं आसमान में गुब्बार बनकर छा रहा था। चंडोक बहुत जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर सभी दानव भाग भाग कर आने लगे। चंडोक ने कहा, यहां आग कैसे लगी और किसने लगाई है? बहुत जल्दी मुझे इसका पता लगाकर बताओ। लगता है हमारे यहाँ कोई दुश्मन घुस आए हैं और वही यह काम कर रहे हैं। फिर उस रसोइया को बुलाया और उससे कहा, तुमने जिन लोगों को देखा था उन्हें जल्दी से ढूंढो और पहचानो। वे लोग कौन थे? रसोइया तुरंत ही दौड़ कर गया और जाकर उन्हें ढूंढने लगा। उसने काफी देर तक उन लोगों की खोजबीन की, लेकिन वे नहीं मिले। वह वापस आया और उसने कहा, राजकुमार, वे लोग नहीं मिले हैं। पता नहीं वह कहाँ चले गए। बाहर तो जा नहीं सकते, यहाँ पर तो इतनी सुरक्षा है और परकोटा बंद है, तो फिर कहाँ गए? चंडोक चिल्लाया, यहां से बचकर जब काली चिड़िया भी नहीं जा सकती, तो उनके बच के जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसका मतलब है कि ये कोई मायावी शक्तियां हैं जिन्होंने निश्चित ही रूप बदला होगा, इसी वजह से नहीं मिल रहे हैं। अब वे किसी और रूप में होंगे। उन्होंने शस्त्रागार पर ही हमला किया है, वहीं आग लगाई है। इससे यह मालूम होता है कि वे हमारी शक्ति को खत्म करना चाहते हैं और बहुत ही चालाक हैं। चंडोक अपने पिता कंबोक को ढूंढने के लिए चल दिया। कंबोक तक यह सूचना पहुंच गई थी। कंबोक भी चंडोक को ढूंढता हुआ आ रहा था। जैसे ही उसने चंडोक को देखा, वह चिंतित स्वर में बोला, पुत्र, यहाँ कुछ उथल पुथल हो रही है। हमने सुना है कि कुछ शत्रु यहाँ घुस आए हैं। हाँ पिताजी, वह देखो, हमारे अस्त्र शस्त्र जल चुके हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमारे खिलाफ किसी ने सर उठाया है। यहां से दूर दूर तक हमारे विरुद्ध आने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। इतना कोई बलशाली नहीं है। हमारा साम्राज्य यहां पर स्थापित हो चुका है। मैं यहां का राजा बन चुका हूं और जो कोई यहां पर सेंध लगा रहा है, तो उसका मतलब उसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। यह स्थिति गंभीर है। रसोइये के साथ लगे हुए सभी राक्षस नौकर पास आ गए और कहा, जी महाराज, हमने चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं कोई भी नहीं मिला। यहां से कोई परिंदा भी पार नहीं जा सकता है। इतनी कड़ी चौकसी है, परकोटे को पार करके कानी चिड़िया तक नहीं जा सकती। महाराज, मैं सच कहता हूं, सुरक्षा प्रहरी ने निवेदन करते हुए कहा। हाँ पिताजी, यह सच कहता है। मैंने भी सुरक्षा प्रबंध को स्वयं देखा है। उसमें कोई चूक नहीं है। जब शत्रु यहां ढूंढने से नहीं मिले, तो जल्दी से चलो और अपने महल उपवन में भी खोजबीन करके उनका पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है पिताजी, चलो। यह कहकर वे दोनों चल दिए। उधर राजकुमार रतन राजकुमारी मुक्ता के महल में पहुंचा। वह उसका कक्ष पहले ही देख चुका था। उसके कक्ष के बाहर 4 राक्षस पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब रतन को वहां देखा तो चौंक उठे और कड़क कर पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? रतन ने भी कड़क कर जवाब दिया, मुझसे विनम्र होकर बात करो। मैं तुझसे ऊपर हूं। सुरक्षा प्रबंध का मैं प्रमुख हूं। मुझे राजकुमार चंडोक ने जल्द ही नियुक्त किया है। महाराज ने राजकुमारी मुक्ता और राजकुमार चंदन को अपने दरबार में लाने को कहा है और यह भी कहा है कि वहां उपस्थित चारों पहरेदारों से कहना कि वे राजकुमार चंडोक को ढूंढकर दरबार में लाएं। कोई खास आयोजन होने वाला है। राजकुमारी मुक्ता को लाने का काम उन्होंने मुझे ही सौंपा है, क्योंकि कुछ शत्रु घुस आए हैं और उन्होंने शस्त्रागार में आग लगा दी है। उन्हें डर है कि राजकुमारी मुक्ता का कोई अपहरण ना कर ले, इसलिए यह खास जिम्मेदारी मुझे ही सौंपी है। इसलिए उनके आदेश का पालन करो, नहीं तो उनके कोप का भाजन बनोगे। जैसे महाराज की आज्ञा, उन चारों ने रतन को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और वहां से चले गए।
रतन ने द्वार खटखटाया। राजकुमारी मुक्ता ने जैसे ही दरवाजे को खोला, एक भयानक राक्षस को देखकर वह चौंकी, क्योंकि उसने पहले उसे देखा ही नहीं था। वह बोली, तुम कौन हो? मैं तुमको मुक्त कराने आया हूं, डरो नहीं। उसने मंत्र पढ़ा और वो अपने असली रूप में आ गया। उसे देखकर राजकुमारी मुक्ता हैरान रह गई। वह उसके रूप पर मोहित हो गई। वह अपलक उसे निहारती रही। मुक्ता को देखकर राजकुमार रतन भी मोहित हो गया था, लेकिन अगले ही क्षण वह संभल गया। रतन ने कहा, क्या सोच रही हो मुक्ता जी? सोचने का समय नहीं है। आप अपने भाई राजकुमार चंदन को भी बुलाओ। हमें बहुत जल्दी यहां से निकलना है, वरना वह राक्षस आकर फिर से हमें घेर सकते हैं। तत्क्षण राजकुमारी संभली और दौड़ती हुई गई। थोड़ी ही देर में अपने भाई को लेकर हाजिर हो गई। राजकुमार चंदन भी अपनी बहन मुक्ता की तरह ही रूपवान था। उन दोनों को लेकर रतन बहुत तेजी से बाहर आया। रतन ने आदेश दिया, जादुई चारपाई यहां हाजिर हो और हम सबको बसंत नगर में पहुंचाओ। थोड़ी ही देर में चारपाई आकर हाजिर हो गई। सब लोग बड़ी शीघ्रता से चारपाई पर बैठ गए। चारपाई उड़ चली। तीव्र वेग से उड़ती हुई चारपाई नदी वन राज्यों को पार करती हुई बसंत नगर में आ गई और राजा भुवन सिंह के महल के प्रांगण में उतरी। राजा भुवन सिंह महल के छज्जे पर उदासीन खड़े हुए थे। उन्होंने एक अद्भुत चीज को आकाश में उड़ते हुए देखा तो वे चौंक पड़े, और जब उन्होंने देखा कि वह अद्भुत यान उड़ता हुआ उनके महल की तरफ ही आ रहा है, तो वह जल्दी से नीचे उतर कर आए ताकि वह अच्छे ढंग से देख लें। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि वह यान नहीं बल्कि चारपाई थी और उनके आंगन में आकर उतरी है, उस चारपाई से उनके बेटे बेटी उतरे। उन्हें देखकर वह खुशी से भर उठे। अपने बेटे बेटियों को जीवित और स्वस्थ देखकर राजा भुवन सिंह की खुशी का पारावार नहीं रहा। वे तो उनसे मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे। रतन से उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन देखा कि रतन तब तक चारपाई पर बैठकर वहां से जा चुका था। राजकुमारी मुक्ता और राजकुमार चंदन ने भुवन सिंह को बताया कि किस प्रकार से उसने राजकुमारी को वहां से बचाया है और वह फिर से उन राक्षसों से लड़ने के लिए गया है। राक्षसों से लड़ने के लिए? भुवन सिंह ने बड़े आश्चर्य से पूछा। अगर वह उनसे लोहा ले रहा है तो उसका मतलब वह निश्चय ही बहुत वीर और साहसी है। हाँ पिताजी, मुक्ता ने शर्मा कर कहा, और बहुत सुंदर भी है। भुवन सिंह ने राजकुमारी की ओर देखा और मुस्कुराने लगे। उन्हें अपनी पुत्री के मन की बात मालूम पड़ गई। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह उसे पसंद करने लगी है। और वह क्या, महाराज भुवन सिंह स्वयं भी रतन सेन को पसंद करने लगे थे और उसके गुणों पर मुग्ध थे। तो अगर राजकुमारी भी मुग्ध हो गई तो क्या आश्चर्य की बात थी। रतन था ही इतना रूपवान और साहसी वीर कि हर किसी के मन को जीत ले। हालांकि भुवन सिंह को इतना मलाल जरूर था कि वह बड़ई है, लेकिन अब वह अपनी शर्त हार चुके थे। उन्होंने ही कहा था कि जो मुक्ता को आजाद कराएगा उसी से उसका विवाह करेंगे। अब वह चाहे बड़ई हो या कोई और, उसके मन में मलाल जरूर था कि काश वह किसी राज्य का राजकुमार होता, क्योंकि अभी उन्हें पता नहीं चल पाया कि वह वास्तव में राजकुमार है। उधर जादुई चारपाई पर बैठकर रतन वापस पहुंचा। फिर वही तरीका अपनाया, चारपाई को बाहर ही छोड़ा और स्वयं पंछी का भेष बनाकर उस वृक्ष पर पहुंचा। उसने देखा कि वहां एक विचित्र प्रकार की अफरा तफरी मची थी। उसे मालूम हो गया कि उन्हीं लोगों को ढूंढा जा रहा है, लेकिन अब वे स्वयं राक्षसों के वेश में थे। उस भयंकर वेशभूषा में उनको पहचानना मुश्किल था। कंबोक चंडोक के साथ अपने महल की तरफ रवाना हो गया था। उनके मन में शंका घर कर गई थी कि आग लगने के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है, और तो कुछ नहीं, लेकिन मुक्ता की तरफ से उनका मन आशंकित था। चंडोक ने कहा, पिताजी चलो पहले मुक्ता के कक्ष की ओर देख लें। हाँ पुत्र, तुम सही कहते हो। वे दोनों मुक्ता के महल में पहुंचे। राजकुमारी मुक्ता के कक्ष के बाहर जाकर उन्होंने देखा कि चारों पहरेदार गायब हैं, कक्ष खुला पड़ा है। यह देखकर दोनों के होश उड़ गए।
मुक्ता में कम्बोक के प्राण बसते थे। वह इसलिए कि उसी के कारण उसका खजाना भरा हुआ था और खजाने में कम्बोक की जान बसती थी। इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से कम्बोक को लगा कि उसकी जान ही निकल गई है और अब वह प्राण विहीन हो गया है। वह बहुत घबरा गया। फिर उसका संपूर्ण गुस्सा उन पहरेदारों के ऊपर लौटा। उसने जोर जोर से तालियां बजाईं, जिससे आसपास से दास दासियां दौड़े हुए चले आए। उसने गरज कर आदेश दिया, उन चारों पहरेदारों को यहां लाकर हाजिर करो। उन चारों पहरेदारों को ढूंढा गया तो वे वहां नहीं मिले। चंडोक ने कहा, पिताजी, महल में देख लीजिए कि वह राजकुमार चंदन भी है कि वह भी गायब है। हाँ, यह बात सही कहते हो। अब दोनों राजकुमार चंदन को देखने लगे तो देखा चंदन का भी कक्ष खुला पड़ा था, वह भी वहां नहीं था। पिताजी, वह भी गायब। अब यहाँ कुछ नहीं है। चलो अपने महल में चलते हैं, वहां बैठकर विचार करेंगे। चलो, निढाल से कंबोक ने कहा। दोनों पिता पुत्र जब अपने महल में पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां चारों पहरेदार वहां पहले से ही तैनात थे। उन्हें देखते ही चंडोक और चंडोक की भ्रकटी चढ़ गई। उन्होंने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो राजकुमारी मुक्ता के कक्ष की पहरेदारी कर रहे थे। कंबोक को देखते ही प्रणाम करते हुए वे बोले, महाराज, आपने ही तो हमें बुलाया है, तभी हम आए हैं। महाराज, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हमने तुम्हें कब बुलाया? यह तुमसे किसने कहा? वहां हमसे सुरक्षा प्रबंध के प्रमुख अधिकारी ने कहा है, जिन्हें आपने नियुक्त किया है। क्या बकवास करते हो? मैंने किसी को नियुक्त नहीं किया है। और कम वक्तों, हमने तुम्हें यहां बुलाया था। तुम्हारी लापरवाही की वजह से राजकुमारी मुक्ता और राजकुमार वहां से गायब हो गए हैं। उनका कोई अपहरण करके ले गया है। उन पहरेदारों को देखकर कंबोक का क्रोध दूने वेग से लौट आया था। चंडोक भी क्रोध में था। उनके क्रोध को देखकर वह पहरेदार भयभीत हो गए। चंडोक बोला, लगता है पिताजी कोई अपना खेल खेल गया और हमें हवा भी नहीं लगी, और अब तो मुझे शक है कि ये शत्रु हमारे ही बीच में मिले हुए हैं, जिन्हें हम पहचान नहीं पा रहे हैं। कंबोक ने पराजय के आघात के कारण क्रोध और क्षोभ में अपने बालों को नोच डाला। उसका रूप बहुत भयंकर हो गया। दहाड़ते हुए वह पहरेदारों की ओर दौड़ा। उसने अपनी चमचमाती हुई कृपाण से चारों के सिर धड़ से अलग कर दिए। उसने अपने सेनापति को बुलाया और उनसे कहा, दुश्मन हमारे बीच में है, बहुत शीघ्र उनको ढूंढो और मौत के घाट उतार दो। आदेश का पालन किया गया। किसी को भी वहां से हिलने नहीं दिया गया। जो जहां था वहीं खड़ा रहा। अब एक एक की पहचान हो रही थी। इस अभियान को देखकर चित्रसेन और उनका दल सजग हो गया कि अगर अब हमने रूप नहीं बदला तो अभी यहां पकड़े जाएंगे। पांचों लोग इकट्ठा हो गए थे। अब तक रतन भी अपना रूप बदलकर उनमें आ मिला था और राजकुमारी मुक्ता व राजकुमार चंदन को सकुशल बसंत नगर में पहुंचाने की बात उन चारों को बता दी थी, जिसे सुनकर वे लोग बहुत ही प्रसन्न हो गए थे और कह रहे थे कि हमें एक सफलता मिल गई है। अब हम निश्चिंत होकर आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि हमें अब मुक्ता और राजकुमार की चिंता नहीं है। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में इशारा किया और कहा, एक मत से हम एक ही रूप बनाते हैं और वह रूप आसानी से किसी को भी दिखाई नहीं देगा। हम चींटी का रूप बनाते हैं। वे मंत्र पढ़ने लगे। उनका आकार छोटा होते होते चींटी के रूप में परिवर्तित हो गया। वे पंक्ति बनाकर दूर जाकर एक नीम के पेड़ पर चढ़ गए। महामैदान में इकट्ठे सभी मानवों और दानवों का एक एक करके परीक्षण और पहचान हो गई। इस पहचान को देखने कंबोक भी यहां पर आ गया था और इस परीक्षण को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर निराशा बढ़ती जा रही थी। लेकिन दुश्मन नहीं मिले तो कंबोक ने कहा, जरूर यहां पर कोई मायावी शक्तियां हैं और हद से ज्यादा चालाक है। हम ऐसे उनका पता नहीं लगा सकते। वे किसी और रूप में हैं। चलो चंडोक, रूप परिवर्तन महामंत्र का जाप करते हैं।
उसके बाद हमें मालूम हो जाएगा कौन कहां और किस वेश में है। फिर देखें हमारे पंजे से बचकर वे कैसे जा सकते हैं। यहां पर मेरा मंत्र काम नहीं कर रहा है, वे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब उन्हें विशेष मंत्र की सिद्धि प्राप्त है। हमारा महामंत्र ही उन पर काम करेगा। उनके इस वार्तालाप को चीटी दल ने सुना। चंडोक और कंबुक अपने महल की ओर अपने साधना कक्ष में चल दिए। चित्रसेन ने अपने दल से कहा, अब हमें अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर वे मंत्र सिद्ध करने लगे तो हमें कठिनाई होगी। अभी हम उन पर भारी हैं। हम रूप बदलते हैं, लेकिन वे अपनी मंत्र शक्ति से हमको पहचान नहीं पा रहे। महामंत्र सिद्धि कर लेंगे तो वे हमें पहचान लेंगे। फिर हम रूप कहां तक बदलेंगे? हमारा उद्देश्य छिपना और रूप बदलना नहीं, बल्कि इनको परास्त करके यहां से भगाना है। इसके लिए हमें लड़ना होगा, और अब वह समय आ गया है। इन्हें इनके साधना कक्ष तक जाने से रोको। अभी इन्हें घेर लो। अब समय नष्ट करने से कोई फायदा नहीं है। चित्रसेन ने मंत्र पढ़ा। सभी ने अपना अपना मंत्र पढ़ा और जो जहां पर थे वहीं अपने असली रूप में आ गए। नीम के पेड़ की एक एक डाल पर वे बैठे हुए थे। रतन ने अपने सर्वकला दाता अपने गुरु को और अस्त्रों को स्मरण किया। उसके हाथ में एक से बढ़कर एक अस्त्र आने लगे। उसने उन चारों को भी वे बांट दिए। उनकी विशेषता भी उनको बताई। यह कोई साधारण अस्त्र शस्त्र नहीं है। अभी वे अपने असली रूप में लड़ने के लिए मुस्तैद थे। कंबुक और चंडोक जैसे ही उस नीम के पेड़ के नीचे से निकले, वे पांचों लोग धड़ाम करके कूदे और उनको घेर लिया। अचानक ही अपने सामने पांच पांच योद्धाओं को देखकर चंडोक और कंबुक चौंके। फिर कड़क कर बोले, ओह, तो तुम ही हो वे शत्रु जो हमारे यहां चोरी से घुस आए हो। मायावी भी हो, रूप बदलना जानते हो, परंतु अब तुम बचकर नहीं जा पाओगे। यह तो पता चलेगा अब, रतन ने मुस्कुराते हुए कहा। कंबुक क्रोध में उफनने लगा। उसने जोर जोर से तालियां बजाईं। उसके आसपास कई अनुचर दौड़ते हुए चले आए। उसने आदेश दिया, जल्दी से अपनी सेना को सजने के लिए आदेश दे दो, और देखो ये मानव जाति के हैं। इनको मजा चखाने के लिए हमारे यहाँ जितने भी मनुष्य जाति के दास दासियां हैं उनको भी एक जगह इकट्ठा करो। इनको दिखाने के लिए इनके सामने ही उन्हें मौत के घाट उतारो। तभी इन्हें मालूम होगा कि कंबुक एक भयानक मौत का नाम है। जैसी आज्ञा स्वामी, कहकर अनुचर ने एक विशेष प्रकार का तुरही की तरह वाद्य यंत्र बजाया। इसकी आवाज सुनकर सभी दिशाओं से राक्षस निकल निकल कर आने लगे। वे विभिन्न प्रकार के आयुध लेकर आए थे। उनके भयानक शक्लें और गरजदार हुंकार से भयंकर दृश्य उपस्थित होने लगा। चित्रसेन ने जोर से गरज कर अपने साथियों को आदेश दिया, देखते क्या हो? किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? आक्रमण करो। रतन सेन, बलवान और पवन के घातक तीर छूटने लगे। कंबुक और चंडोक अपनी रक्षा के लिए बड़ी फुर्ती से लड़ाई लड़ने लगे। रतन सेन के पास हथियारों, अस्त्र शस्त्र की कमी नहीं थी। एक के बाद एक हथियार उसके पास आते जा रहे थे। वह अपने साथियों को देता जा रहा था। वह सिद्ध किया गया तीर छोड़ता। वे सैकड़ों की तादाद में होकर एक साथ कई राक्षसों को बिछा देते। कंबुक और चंडोक उसके बाणों के प्रहार से बेचैन थे। उन्होंने तो उसे एक बच्चे के रूप में लिया था। बहुत हल्का समझा था, लेकिन वह तो उनकी नाक में दम किए हुए था। ऊपर से चित्रसेन बहुत ही धुरंधर लड़ाका था। बलवान का बल और पवन की फुर्ती आज दिखाई दे रही थी। कंबुक ने सोचा था कि ये 5 मनुष्य हैं, इन्हें चींटी की तरह मसलते कितनी देर लगेगी, लेकिन यह उसकी बहुत भारी भूल थी। ये 5 मनुष्य 5000 के बराबर थे। अभी पृथ्वी लोक पर आने के बाद कंबुक का किसी से पाला नहीं पड़ा था। वह तो धोखे से वार करता था। बसंत नगर में उसने लोगों का अपहरण किया था, लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं चला था, इसलिए उसका साम्राज्य जंगल में चल रहा था। आज मनुष्य नाम की जाति से उसका ठीक से पाला पड़ा था। उसे हैरानी थी कि जिसे वह चींटी समझ रहा था वह तो उसका दादा निकला। कंबुक के हर वार को रतन काट रहा था।
चित्रसेन के प्रहारों से कंबोक और चंडोक बड़ी मुश्किल से अपने को बचा पा रहे थे। कंबोक को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि आखिर यह है कौन, साधारण मानव तो लगता नहीं। लड़ाई भयंकर होती जा रही थी। अब एक से बढ़कर एक घातक प्रहार हो रहे थे। कंबोक के राक्षस मारे जा रहे थे। गाजर मूली की तरह अपने सैनिकों को मरते देखकर कंबोक क्रोध से पागल हो रहा था, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं था। उससे ज्यादा शक्तिशाली रतन सेन और चित्रसेन थे। वह अपने क्रोध को काबू में नहीं रख सका। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया, जितने भी मनुष्य पकड़कर लाए उनको इकट्ठा करो और सबसे पहले उनका वध कर डालो। यह प्रवृत्ति शुरू से चलती चली आई कि जब अपने से शक्तिशाली से नहीं जीत सकते तो कमजोर पर टूट पड़ो। गुस्सा कमजोर पर ही उतरता है। यह सेनापति को पसंदीदा काम मिल गया। उसने समस्त मनुष्य दास दासियों को एक जगह से लाकर इकट्ठा किया। इधर कंबोक और चंडूक इन लोगों से अपनी सेना के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। अगर साधारण लड़ाई होती तो अब तक चित्रसेन के दल का पता नहीं चलता। ये लोग हार जाते, लेकिन इनकी दैवीय अस्त्र शस्त्रों से लड़ाई हो रही थी, इसलिए वे उन पर भारी थे। चंडोक सेना के पीछे हो गया और उसने अपना रूप बदला। अभी घमासान लड़ाई चल ही रही थी, तभी वह घूमते हुए पीछे से आया और उसने बलवान पर तगड़ा प्रहार किया। पवन ने यह देख लिया। वह बड़ी फुर्ती से दौड़ा। उसने चंडोक को धक्का दिया और उस पर कृपाण का भरपूर वार किया। बलवान ने पलटकर देखा और यह देखकर कि वह भेष बदलकर मारने आया था, क्रोधित हो उठा। उसने एक प्रचंड घुसा चंडोक की नाक पर मारा। चंडोक एक ही घुसे में ढेर हो गया। बलवान में वह शक्ति थी कि वह हाथी को भी बैठा सकता था। उसने चंडोक की एक घुसा और जड़ा। चंडोक की आत्मा उसके शरीर से निकलकर पंच तत्व में विलीन हो गई। कंबोक इस समय पूरे रौद्र रूप में युद्ध कर रहा था। यूं तो उसकी सेना छोटी सी ही थी, जिसे बड़ी टुकड़ी भी कह सकते हैं। वह समाप्त हो गई थी। उसने घूमकर चंडोक को आदेश दिया, चंडोक अपना वह सिद्ध वाला कृपाण निकालो। चंडोक की कोई आवाज नहीं आई तो उसने पीछे घूमकर देखा तो चंडोक का कहीं अता पता नहीं था। उसने अपनी निगाह दौड़ाई तो सामने देखा कि वह रतन सेन और चित्रसेन के दल के सामने मरा पड़ा था। यह देखकर उसके होश उड़ गए। उसने अपने समस्त आयुध अस्त्र शस्त्रों की एक साथ बौछार कर दी, जिससे रतन सेन के दल में त्राही त्राही मच गई। यद्यपि उन्होंने अपना बचाव किया, लेकिन फिर भी उन पर घातक प्रहारों से चोट लगी और उनकी गर्मी से वह तड़पने लगे। उसी समय आश्चर्य हुआ। उनके चारों तरफ शीतल पत्तों की छाया तन गई और उनमें ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। पत्तियों का रस निचुड़ निचुड़ कर उनके ऊपर गिरने लगा और उनकी चोट ठीक हो गई। उन्होंने देखा कि वह चारपाई वाली वन देवी उनके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। अब उनके चारों तरफ एक इस्पात की तरह दीवार सी तन गई थी, जिस पर कंबोक के किसी भी वार का असर नहीं हो रहा था। उधर सेनापति ने जैसे ही दास दासियों के ऊपर अपने बाण वर्षा की, वैसे ही एक साथ 8 युवकों की टोली आकर खड़ी हो गई। यह दल जादुई चारपाई के पाए और पाटियों का था। उन्होंने अपने घातक और भयंकर तीरों से थोड़ी ही देर में सेनापति की टुकड़ी को जमीन पर बिछा दिया। वे दास दासियां डर के मारे थर थर कांप रहे थे। अब वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सेनापति समेत उसके सभी सैनिक यमलोक की सैर कर रहे थे। इधर देवी ने कंबोक की तरफ से अपने हाथ का इशारा किया। कड़क कर बोली, देख कंबोक, आज तक तूने कितने ही निर्दोष जीव जंतुओं की, मनुष्यों की हत्या की है। उनके मांस को खाया है, खून को पिया है। तुझे किसी भी जीव जंतु की दया नहीं लगती। प्राणों का और मृत्यु का डर क्या होता है, आज तू भी देख ले और उसका स्वाद चख। उसके हाथ से एक चक्र निकला और तेजी से घूमता हुआ कंबोक के सर को काट कर उड़ा ले गया। कंबोक का धड़ जमीन पर पड़ा था। राक्षसों के राज्य का जंगल में अंत हो गया था। मित्रों, आगे क्या होगा? क्या राक्षस पुनः जीवित हो जाएगा? कहानी में बने रहें। देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कहानी को लाइक जरूर करें। आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।